थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ में सोलो मॉडल को फंडामेंटल मॉडल समझा जाता है। ये एक लैंडमार्क मॉडल माना गया था थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेटर ऑन देयर हैव बीन मैनी अदर मॉडल्स which actually builds up upon the findings of the सोलो मॉडल। सोलो मॉडल की फाइंडिंग्स को एक्सटेंड करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। ऐसे कई मॉडल हैं, उन्हीं में से एक मॉडल है एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, जिसको इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल बेसिकली जो सोलो मॉडल की जो वीकनेसेस हैं, सोलो मॉडल की वीकनेस है कि उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है उनको यहाँ एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल में एड्रेस किया गया है। सोलो मॉडल का ये रिफाइंड फॉर्म है। साथ ही सोलो मॉडल टेक्नोलॉजी को, यानी टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट को एक्सोजीनस मानता है। टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट इंपॉर्टेंट तो है सोलो मॉडल में, लेकिन ये कैसे होता है, हाउ डज इट टेक प्लेस, ये सोलो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सोलो मॉडल को अपडेट किया, उसको एक्सटेंड किया, रिफाइन किया, उसको इंप्रूव किया, एंड वी गॉट दिस एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल, जिसको एक्चुअली हम न्यू ग्रोथ थ्योरी भी कहते हैं या एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी भी कहते हैं, जो हम इस वीडियो में जिसको स्टडी करने वाले हैं। सो लेट मी फर्स्ट now tell you that for understanding this video better, you need to have a thorough understanding of solo model and the concept of steady state in solo model. So अगर आपने अभी तक सोलो मॉडल को स्टडी नहीं किया है, और सोलो मॉडल में जो स्टडी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप यू आर नॉट thorough with that, you are not confident in that, then you might face problems in understanding the concept of endogenous growth model, क्योंकि ये उसी को रिफाइन करके, उसी को अपडेट करके, उसकी वीकनेसेस को रिमूव करके ही ये एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल डेवलप हुआ है। नाउ एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी जो है, जिसे हम एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल भी हम कहते हैं, इट बिगेन विद द वर्क ऑफ पॉल रोमर इन 1986। पॉल रोमर का जो इन्वेस्टिगेशन था 1986 में, जो उन्होंने रिसर्च पेपर सबमिट किया, और रॉबर्ट ल्यूकास 1988 में जो उन्होंने रिसर्च पेपर सबमिट किया, उसके बेसिस पर एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी की फाउंडेशंस जो हैं वो टिकी हैं। मॉडल्स ऑफ एंडोजिनस ग्रोथ हैड देयर ओरिजिन्स इन टू सोर्सेस। One was to give a coherent explanation of the convergence controversy. सोलो मॉडल ये assume करता है that all economies will converge given the initial conditions are similar. अगर initial conditions similar हैं तो सारी इकोनॉमी क्या करेंगी, वो कन्वर्ज करेंगी, and they will ultimately move to similar level of output. लेकिन वो जो फाइंडिंग्स थी, वो एक्चुअल में जब हम रियल डेटा को यूज करके हम टेस्ट करते हैं, तो वो फाइंडिंग्स जो है सोलो मॉडल की, दे वर नॉट प्रूव्ड करेक्ट। एंड द अदर वन इज टू गो बियॉन्ड अ सिंपल वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सोलो मॉडल की बेसिक एजम्पशंस में जो इकोनॉमी है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, और वहां हम अज्यूम करते हैं दैट देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। फैक्टर्स के लिए जो है वहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं इंडिविजुअली, एंड लेबर और कैपिटल के लिए इंडिविजुअली देयर आर diminishing returns, but for scale there are constant returns. Now a neoclassical model exhibited neoclassical solo model। solo model जो है neoclassical theory का main model है। model exhibited diminishing returns to capital and labor separately, यानी there were diminishing returns to what? To what? To factor. There were diminishing returns to factors, but there were constant returns to scale. Now, new endogenous growth theories extended the solo model. वो solo model को extend करती हैं। They explore the idea that it is possible to stave off diminishing returns. तो endogenous growth theory है, वो ये possibility पर काम करती है कि जो diminishing returns हैं, diminishing returns to what? To factor। जो solo model में diminishing returns हैं, diminishing returns है to factors। ये जो diminishing returns to factor है सोलो मॉडल में, we can stave off them, we can avoid them, but how? There can be increasing returns in fact,
because of specialization and investment in knowledge capital. So this was the way that was suggested by the new growth theory or the endogenous growth theory, that how we can avoid this diminishing returns to factors and in fact achieve increasing returns to factor. That is why वो कैसे हम कर सकते हैं, by specialization, by investment in knowledge capital, research and development, investment in education. ये कुछ रास्ते हैं, ये these are the ways through which we can actually achieve increasing returns to the factors. Now, endogenous growth theory does not require abandoning the neoclassical framework. In fact, it extends it. मेजर बात क्या है कि न्यू क्लासिकल फ्रेमवर्क जो है या बेसिकली जो सोलो मॉडल है उसको वी डोंट रिजेक्ट, वी डोंट कैंसिल इट आउट. एक्चुअली एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी में इट इज एक्सटेंडेड एंड उसकी जो वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस कौन सी, वीकनेसेस को रिमूव किया गया, इनको रिमूव किया गया. कौन सी वीकनेस, दैट इज अबाउट द टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड डिमिनिशिंग रिटर्न्स. लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगा कैसे, ये सोलो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसको यहां हमने एक्सप्लेन किया है एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी में. एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो था कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस वाज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. बेसिक अजम्पशंस में था ये स्टैंडर्ड ग्रोथ मॉडल्स जैसे सोलो मॉडल की, कि इनिशियल कंडीशंस अगर सिमिलर हो डिफरेंट कंट्रीज में तो अल्टीमेटली क्या होगा, उनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो कन्वर्ज होगा. लेवल ऑफ इनकम क्या होगा, कन्वर्ज होगा और इक्वल लेवल पर वो आएंगे. अगर इफ इनिशियल कंडीशंस जो हैं, इनिशियल कंडीशंस अगर टू इकोनॉमीज में सिमिलर हैं तो वो कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज होंगी. उनका उनका आउटपुट लेवल यानी या फिर यूं कहें कि उनका लेवल ऑफ इनकम जो है वो कन्वर्ज होगा. वो अगर कंट्री इनिशियली पुअर है तो उसका जो आउटपुट का ग्रोथ रेट है वो फास्टर होगा, यानी पुअर कंट्रीज वुड टेंड टू बी फास्टर than those of the developed nations. Growth rates of poor countries would be faster than those of the developed nations. The growth rates of the poor countries would get faster and faster, और rich countries का जो growth rate होगा, उनका जो growth rate होगा इकोनॉमी का वो slow and slow होता जाएगा. Ultimately there will be a time when they will converge. अब यहाँ पर दो important facts है. First, एक तो output growth has consistently been much faster than population growth for most of the world. अगर हम एक्सपीरियंस को देखें तो आउटपुट ग्रोथ तो फास्ट हुई है पॉपुलेशन ग्रोथ से. दूसरा, कंट्रीज हैव रिमेन्ड ऑन डिस्परेट ग्रोथ पाथ्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देयर डज नॉट सीम टू बी मच कन्वर्जेंस. तो कन्वर्जेंस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है. जो कंट्रीज विच आर रिच दे आर constantly rich and getting richer, and the countries which are poor they are not able to meet the level of income of the rich countries. तो कन्वर्जेंस एक्चुअली होता नहीं दिखाई दे रहा है. तो वो क्या रीजन है, वो ऐसा क्या फैक्टर है जो सोलो मॉडल या अदर न्यू क्लासिकल मॉडल जो है इसे इग्नोर कर जाते हैं. Now, the basic idea in endogenous growth theory is that growth is caused by factors like technology, and technology is not something given exogenously. सोलो मॉडल टेक्नोलॉजी को एक्सोजीनस मानता था, यानी कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट तो है आउटपुट ग्रोथ के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कैसे होता है दैट वाज कंसिडर्ड टू बी डिसाइडेड आउटसाइड द मॉडल. और मॉडल के आउटसाइड डिसाइड होता था तो इसलिए वो वहां एक्सोजीनस समझा जाता है. लेकिन ये यहाँ एक्सोजीनस नहीं है. टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट क्या है, यहाँ एंडोजीनस है, यानी इट इज डिसाइडेड विद इन द मॉडल इटसेल्फ. मॉडल के अंदर ये डिसाइड होता है, इसीलिए इसको एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी हम कहते हैं. So determined within the system, यानी determined within the model होता है ये. Now the neoclassical growth model with human capital. तो neoclassical growth model सोलो मॉडल टाइप जो मॉडल है उसमें अगर हम ह्यूमन कैपिटल को ऑगमेंट करते हैं, उसको ऐड कर दें तो उसमें क्या होगा,
यहाँ पर मैनक्यू, रोमर और व्हील का जो मॉडल है 1992 में दे हैव सबमिटेड अ रिसर्च पेपर, या उसको गेव अ मार्जिनल एक्सटेंशन टू द न्यू क्लासिकल मॉडल। तो उन्होंने एक्सटेंड किया न्यू क्लासिकल मॉडल को बेसिकली, और इन्होंने यहाँ पर क्या इंक्लूड किया, ह्यूमन कैपिटल को इंक्लूड किया। अर्लियर बाय द एंड ऑफ 70s ह्यूमन कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते थे, वहां सिर्फ लेबर को इंक्लूड किया जाता था। और ह्यूमन कैपिटल इज एक्चुअली अ डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नाउ। The motivation and source, the motivation and structure of Menke, Romer, and Wheel (MRW) model. It is a strand of basically endogenous growth theory (MRW) model. It can be presented as follows. Suppose we consider an economy which produces output Y. There is an economy which produces output Y using physical capital K, and in combination with human capital H, according to a constant returns to scale Cobb-Douglas production function. तो ये again this is a type of Cobb-Douglas production function type है ये, where alpha and 1 minus alpha, they are actually the marginal product. So alpha is basically marginal product of capital, whereas 1 minus alpha is basically the marginal product of human capital. And this is basically the level of technology in the economy. This A is basically the level of technology in the economy. I have copied this model on almost every slide hereafter, so that you remember what is the basic structure of the model that we are talking about. कि यहाँ हम जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसलिए इस मॉडल को मैंने इसके बाद आने वाली हर स्लाइड में कॉपी किया, ताकि आपका ध्यान इस मॉडल के स्ट्रक्चर पर जरूर रहे। यहाँ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिकली इट इज लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेबर को ऑगमेंट करती है, लेबर की कैपेसिटी को एनहेंस करती है। और इट ग्रोज एट एन एक्सोजीनस रेट जी। जी क्या है, जी इज बेसिकली रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। व्हाट इज इट, रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस है ये रेट जो है जी। दिस इज रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस हियर इन दिस मॉडल। यहाँ जिस तरह की इकोनॉमी अज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में देखिए। यहाँ इन आवर इकोनॉमी इंडिविजुअल्स अक्यूमुलेट कैपिटल बाय बिल्डिंग एंड लर्निंग न्यू स्किल्स। कौन सा कैपिटल, दिस इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कैपिटल। और वो कैसे एक्यूमुलेट होती है, फिजिकल कैपिटल एक्यूमुलेट कैसी होती है, वो आप जानते हैं बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, बाय मैन्युफैक्चरिंग न्यू मशीन्स, बाय अरेंजिंग न्यू फर्नीचर। वो सब फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ ह्यूमन कैपिटल कैसे एक्यूमुलेट हो रही है, ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेट करने के लिए वी आर एक्चुअली बिल्डिंग एंड डेवलपिंग न्यू स्किल्स बेसिकली फॉर गोइंग वर्किंग फॉर दैट पीरियड। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जब हम न्यू स्किल्स डेवलप कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेट करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में दैट मीन्स वी आर फॉर गोइंग वर्क। पर्सन हु इज अंडरगोइंग सम ट्रेनिंग, कोई भी आदमी जो ट्रेनिंग में पार्ट ले रहा है या कुछ लर्निंग, कुछ एजुकेशन रिसीव कर रहा है, तो उस टाइम वो आदमी वर्क नहीं कर रहा है। तो वर्क नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि वो आदमी कुछ इनकम अपनी मिस कर रहा है। दैट पर्सन इज एक्चुअली मिसिंग सम इनकम। तो कुछ इनकम सेक्रीफाइस करके न्यू स्किल्स को लर्न किया जा रहा है। लेट क्यू डिनोट द पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स टाइम स्पेंट लर्निंग न्यू स्किल्स। तो क्यू क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्यू है कितना टाइम डिवोट किया है किसी इंडिविजुअल ने, कितना टाइम डिवोट किया है ऑन लर्निंग न्यू स्किल्स। एंड एल क्या है, इट इज बेसिकली अनस्किल्ड लेबर, अमाउंट ऑफ रॉ लेबर, जिसे अनस्किल्ड लेबर भी हम कहते हैं इस इकोनॉमी में। लेट अस अज्यूम दैट अनस्किल्ड लेबर लर्निंग स्किल्स फॉर टाइम क्यू जनरेट्स स्किल्ड लेबर एच। तो अगर लेबर है एल अनस्किल्ड और वो क्यू आवर्स वो स्पेंड करती है ये एल अनस्किल्ड लेबर, तो वो अब स्किल्ड लेबर बन जाती है। तो ये रिलेशन
स्किल्ड लेबर बेसिकली अनस्किल्ड लेबर, इनका रिलेशन क्या है वो यहाँ इसके द्वारा बताया गया है. नाउ यू कैन सी दैट स्किल्ड लेबर इज एक्चुअली the unskilled labor multiplied by exponential of phi, which is a constant, and q यहाँ ये q है. This is basically phi multiplied by q. So phi क्या है? Phi is a constant and q is actually phi multiplied by q, where q is actually the time spent learning new skills. कितने आवर्स स्पेंड किए हैं? अगर 0 आवर्स स्पेंड किए हैं, कोई टाइम स्पेंड ही नहीं किया न्यू स्किल्स को लर्न करने पर, तो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर सेम ही होंगी. L and H will be equal. लेकिन अगर Q there are certain number of hours, कुछ घंटे खर्च किए हैं न्यू स्किल्स को लर्न करने पर, तो क्या होगा कि ये अनस्किल्ड लेबर जो है उसमें e रेज टू द पावर 5 q से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, q की वैल्यू कुछ नंबर ऑफ आवर्स होगी, तो दिस विल गिव अस व्हाट? दिस विल गिव अस h, व्हिच इज द स्किल्ड लेबर h. इफेक्टिव यूनिट्स ऑफ स्किल्ड लेबर h वो हमें अचीव हो जाती हैं यहाँ पर. Next, in the economy, physical capital is accumulated by investing some output instead of consuming it. ये कैसे? ये टोटल इनकम को हम या तो कंज्यूम कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, और एट इक्विलिब्रियम लेवल दिस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, राइट. और अगर ये स्मॉल एस जो है सेविंग्स रेट है, तो इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम नहीं किया, जो हमने सेव किया, ये बेसिकली ये इक्वल है सेविंग के. टोटल सेविंग ये है. सेविंग रेट को मल्टीप्लाई कर दें इनकम से, तो हमें पता है कि बेसिकली इनकम का कितना पार्ट हम सेव कर रहे हैं. तो दिस इज आवर सेविंग एंड दिस इज एट इक्विलिब्रियम लेवल, दिस इज इन्वेस्टमेंट. तो फिजिकल कैपिटल तो हम ऐसे जनरेट करते हैं, यही यहाँ बताया गया है. हियर यू कैन सी कि दिस इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी बताया, दिस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. दिस इज टोटल सेविंग, और जो कि इक्विलिब्रियम लेवल पर इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है. एंड दिस पार्ट, दिस इज बेसिकली द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्यों है? अगर आपने सोलो मॉडल को अच्छे से स्टडी किया है, यू विल फाइंड कि डेल क्या है. बेसिकली डेल इज द रेट ऑफ व्हाट? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का रेट है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्टॉक ऑफ कैपिटल के साथ, we multiply rate of depreciation with stock of capital, we get कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है. तो ये इन्वेस्टमेंट है कि कितना स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और ये डेप्रिसिएशन है कि कितना स्टॉक ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है. ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. तो बेसिकली इनके डिफरेंस को हम कहते हैं कि फ्रेश एडिशन कितना हो रहा है. फ्रेश एडिशन कितना हो रहा है स्टॉक ऑफ कैपिटल में, यानी चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. तो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल बेसिकली हम के डॉट से इसको डिनोट करते हैं. दिस के डॉट इज व्हाट? के डॉट इज चेंज इन व्हाट? चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. स्टॉक ऑफ कैपिटल में चेंज है ये बेसिकली. नाउ लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट. नाउ let us denote by lowercase letter variables divided by the stock of unskilled labor L. इनको अगर हम L से डिवाइड कर दें तो हमें क्या अचीव होता है? यहाँ देखिए, we divided by L, divide this whole by L, और L को हम अल्फा और 1 माइनस अल्फा, ये दो अलग अलग पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लें, कर सकते हैं, क्योंकि इसको फिर अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई करने में we will get this. इसको अगर हम स्ट्राइक आउट करेंगे तो अगेन वी विल गेट एल. तो ये जो एल हमने यहाँ पर लिखा है, इस एल की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं. नाउ एल, और इसको हम लिख लें एल अल्फा, एल 1 माइनस अल्फा. तो ये पार्ट एक साथ और ये पार्ट एक साथ. और ये पार्ट हमारा एक साथ आ जाएगा, राइट. इस तरीके से हम कर सकते हैं. तो व्हाट डू वी गेट? के अपॉन कैपिटल के अपॉन एल होता है
small k. So we get this small k raised to the power alpha. Y upon L, capital Y upon L यानी per unit of unskilled labor, आउटपुट पर यूनिट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, वो ये आ गया हमारा। और ए एच, बेसिकली ए एच में ए एज इट इज, और जो एच है हमारा एच अपॉन एल इज एक्चुअली स्मॉल एच। सो दैट इज द यूनिट्स ऑफ स्किल्ड लेबर पर यूनिट ऑफ अनस्किल्ड लेबर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज यूनिट ऑफ स्किल्ड लेबर पर यूनिट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, ये बेसिकली स्मॉल एच। इसकी पावर 1 माइनस अल्फा होगी, लाइक दिस वन, राइट। आई होप यू हैव गॉट दिस, ये कैसे ये रिलेशन हमने अचीव किया, और ऐसे ही पर्पसेस के लिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूं इस प्रोडक्शन फंक्शन को हर स्लाइड में। नाउ ये देखने के बाद अगेन नाउ कम टू दिस, हियर h इज इक्वल टू e raised to the power 5q. Why? Now this one, if I repeat this here, capital H e raised to the power 5q multiplied by L, इसको अगर हम डिवाइड कर दें L से, तो this will be eliminated and this h upon L will be actually small h. This is what we have here. यहाँ जो हमें small h मिल रहा है, और यहाँ से क्या बचा, L से L हमारा स्ट्राइक आउट हो गया, तो बचा E5q, e raised to the power 5q. So now you see how we have achieved it. ये हमें कैसे मिला? The model assumes that q is constant. मॉडल ये assume करता है कि q क्या है, constant है। q यानी number of hours जो कि कोई अनस्किल्ड लेबर स्पेंड करता है स्किल ट्रेनिंग पर, एंड गिवन एक्सोजिनसली, और ये मॉडल से बाहर डिसाइड होता है ना। आई एम नाउ यूजिंग बोथ फॉर्म्स ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन, दिस फॉर कैपिटल Y एंड दिस इज फॉर आउटपुट पर यूनिट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, दोनों के लिए हम यहाँ इसको यूज कर रहे हैं। और ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वी कैन राइट द कैपिटल एक्यूमुलेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, यहाँ स्टेडी स्टेट है, ये स्टेडी स्टेट वेरिएबल्स। मैंने आपसे कहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि दैट सोलो मॉडल को स्टडी करना और स्टेडी स्टेट को स्टडी करना एक प्री रिक्विजिट है इस वीडियो को समझने के लिए। उसके बिना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये रिलेशनशिप्स कैसे ये एग्जिस्ट करती हैं। तो स्टेडी स्टेट वेरिएबल्स में यू नो दिस रिलेशनशिप, कि जब हम सोलो मॉडल में स्टेडी स्टेट हम स्टडी कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट को स्टडी कर रहे हैं हम, हमें वहां पता चलता है कि ये दिस इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट, और ये सारे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? एन क्या है? दिस इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बेसिकली। जी क्या है? दिस इज रेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी कितनी किस रेट से इंप्रूव होती है, ये वो है। और डेल्टा क्या है? डेल्टा इज बेसिकली, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दिस इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो तीनों फैक्टर्स हैं जो पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, स्मॉल के जो यहाँ है, पर यूनिट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, और ये फैक्टर है जो इंक्रीज करता है, क्योंकि दिस इज फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज ये फैक्टर करता है और डिक्रीज ये तीनों फैक्टर्स करते हैं, और इनके डिफरेंस को हम बेसिकली कहते हैं स्टेडी स्टेट लेवल पर के बार। व्हाई वी आर यूजिंग इट, व्हाई वी आर पुटिंग बार्स ओवर हियर, जस्ट टू रिफ्लेक्ट कि ये जो वैल्यूज हैं वो स्टेडी स्टेट के लिए हैं। किसके लिए हैं? स्टेडी स्टेट वेरिएबल्स के लिए हैं ये वैल्यूज, राइट। स्टेडी स्टेट वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज हैं। और जब when there is no change in stock of capital, जब stock of capital जो है उसमें no change, कोई चेंज अगर नहीं आ रहा है, तो ये जो फैक्टर है ये जीरो हो जाएगा।
दिस विल बी 0। तो ये 0 कब होगा? जब फ्रेश इन्वेस्टमेंट और डिक्रीज इन कैपिटल ड्यू टू दीज थ्री फैक्टर, ये दोनों बराबर हो जाएं। यानी जितना स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन हो रहा है सेविंग्स की वजह से और जितना उसमें डिक्रीज हो रहा है इन तीन फैक्टर्स की वजह, दोनों अगर बराबर आते हैं तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और जैसे इसकी वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? हम क्या करेंगे, यहाँ इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर ये इक्वल हो जाएंगे, राइट। दीज टू फैक्टर्स यानी कि SKY will be equal to N plus G plus डेल्टा K। और इसी को हमने चेंज करके इसी रिलेशनशिप को हमने यहाँ लिख दिया है K अपॉन Y, यानी कि दिस Y टेकन हियर अंडर दिस एंड दिस पार्ट टेकन ये इसके नीचे, SK अपॉन N प्लस G प्लस डेल्टा इज इक्वल टू K अपॉन Y। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है और ये कैसे आई ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब लास्ट पार्ट इस पूरी थ्योरी का, अब हमें ये जो यहाँ अचीव हुआ है इसको यूज करना है। इसको यूज करना है किस लिए? सब्स्टिट्यूटिंग दिस इनटू द प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग स्मॉल y। तो यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है? k की वैल्यू को, पहले तो k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लें, तो k हमारा कितना आएगा? k हमारा आ जाएगा SKY अपॉन N प्लस G प्लस डेल्टा। ये यहाँ से हम ऐसे इसको कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम इसको कर सकते हैं, यहाँ ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दे k की वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू k की जगह हमने इसको रखा तो हमें क्या मिलेगा? ये रिलेशन है k अल्फा AH 1 माइनस अल्फा। तो इसमें जैसे हम पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? SKY अपॉन N प्लस G प्लस डेल्टा की पावर अल्फा, राइट। और इसके साथ में बचा हुआ पार्ट AH 1 माइनस अल्फा, ये वाला पार्ट। तो K की पावर अल्फा कर दिया क्योंकि ये पूरा का पूरा K था और साथ में AH 1 माइनस अल्फा हमने कर दिया। यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये जो y है इसकी y की पावर है अल्फा, y की पावर अल्फा। अल्फा जो है पूरे की पावर है पूरे एक्सप्रेशन की, तो y की पावर भी अल्फा है, y की पावर भी अल्फा। तो y को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं तो हमें मिलेगा y अपॉन y रेज टू द पावर अल्फा और SK अपॉन N प्लस G प्लस डेल्टा और AH 1 माइनस अल्फा। ये हमें एक फ्रेश यहाँ रिलेशन मिल जाएगा। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो वी विल गेट y 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू SK अपॉन N प्लस G प्लस दिस वन अल्फा एंड AH 1 माइनस अल्फा। एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिए। अब हमें क्या करना है, ये पूरी जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें दोनों साइड्स की जो पावर है वो हमें क्या करना है? 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी कि ऐसे इसकी पावर हम कर दें 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। एक बार फिर से इसको मैं क्लीनली लिख के आपको दिखाता हूं। हमें अचीव हुआ 1 रेज टू द पावर 1 माइनस अल्फा जो कि बराबर है SK अपॉन N प्लस G प्लस डेल्टा की पावर अल्फा AH 1 माइनस अल्फा। ये हमें अचीव हुआ था। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की पावर जो है वो कर उसको 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा कर देंगे। अभी भी इतना नीट एंड क्लीन नहीं लिख पाया हूं मैं इसको। y 1 minus alpha is equal to SK N plus G plus डेल्टा
अल्फा AH1 माइनस अल्फा। नाउ सी, अगर हम दोनों तरफ 1 माइनस अल्फा पावर कर दें, जो कि हम कर सकते हैं मैथमेटिकली, 1/1 माइनस अल्फा दोनों तरफ कर दें। नाउ सी, ये पावर्स कट जाएंगी तो सिर्फ बचेगा क्या, y। यहाँ एस के अपॉन एन प्लस जी प्लस डेल्टा, इसकी पावर हो जाएगी अल्फा, और यहाँ ये वाली पावर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और साथ में बचेगा ए एच, क्योंकि इसकी पावर 1 माइनस अल्फा पहले से थी और 1 माइनस अल्फा से हमने इसे डिवाइड किया, तो ये सिर्फ ए एच बचेगा, और ये रिलेशन आपको मिल गया। नाउ सी, हियर यू हैव y, here you have sk, ये वाला पूरा कंपोनेंट sk डिवाइडेड बाय ng प्लस डेल्टा, जिसकी पावर है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, एंड यू हैव ha या ah, वो एक ही बात है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस रिलेशनशिप को जो हमें यहाँ अचीव हुई है, इस रिलेशनशिप में यहाँ हमने टाइम फैक्टर भी हमने यहाँ इंक्लूड करा है, यानी कि देयर आर सम फैक्टर्स, यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो ओवर द टाइम चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ओवर द टाइम चेंज हो रहे हैं। यहाँ अब इस रिलेशनशिप से हमें क्या अचीव हुआ, ये दिस गिव्स अस एक्सप्लेनेशन कि क्यों कुछ कंट्रीज जो हैं वो रिच होती हैं और कुछ पुअर होती हैं। जो कंट्री जिनमें हाई इन्वेस्टमेंट रेट होता है, इन्वेस्टमेंट रेट कहाँ यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेविंग रेट जो है बेसिकली यही इन्वेस्टमेंट रेट को डिटरमाइन करता है, जिसमें ये हाई हो, साथ ही साथ लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी हाई हो, यानी AT ये हाई हो, और थर्ड चीज है कि स्पेंड ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ टाइम एक्यूमुलेटिंग स्किल्स, कि वो स्किल्स डेवलप करने पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि उनका H जो है वो ज्यादा हो, ये वाला फैक्टर जो है उनका। तो ज्यादा अगर वो स्किल्स डेवलपमेंट पर, यानी क्यों उनका जो है वो लार्ज है, तो उनका ये स्किल्ड लेबर जो है, स्किल्ड लेबर वाला फैक्टर ये भी ज्यादा होगा। तो तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर ये तीनों फैक्टर किसी कंट्री में ज्यादा है तो वहां जो आउटपुट ग्रोथ है वो फास्टर होगी, और नहीं तो कम होगी। इसीलिए देर आर सम कंट्रीज, इनिशियल कंडीशंस जो हम एक्सप्रेस करते हैं सोलो मॉडल में, वो सिमिलर होने के बाद भी कंट्रीज जो है वो डिसिमिलर आउटपुट ग्रोथ दिखाती हैं। उसका रीजन यही है कि सभी कंट्रीज वो सिमिलर लेवल में ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करती हैं, और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आउटपुट ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर यू कैन सी दिस वन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। किस चीज का इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, आउटपुट ग्रोथ का। कहा, एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी में, यानी कि वो थ्योरी जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में ह्यूमन कैपिटल को इंक्लूड करती है। दैट इज ऑल अबाउट दिस मॉडल। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी के बारे में है, some important issues regarding endogenous growth theory, उनको एक बार हम स्टडी कर लेते हैं शॉर्ट में। एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी से हमें कुछ लेसन्स जो है लर्न करने को मिलते हैं। वो क्या, कि कोई भी इकोनॉमी जो है उनको ह्यूमन कैपिटल पर ज्यादा एम्फेसिस हमें, मतलब इकोनॉमीज को रखना चाहिए। खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल को हमेशा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, इवन मोर देन फिजिकल कैपिटल, क्योंकि फिजिकल कैपिटल को भी हम तभी एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगी। और उस एक और इम्पोर्टेंट बात कि ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक हमारा जितना है, उसको हम अगर एजुकेटेड लेबर है, स्किल्ड लेबर है, यानी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो सेम फिजिकल कैपिटल के लेवल पर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो अगर अपनी इकोनॉमीज को ओपन कर दें, ओपनिंग अप देयर इकोनॉमीज, तो वो क्या करेंगे, वो इंटीग्रेट कर लेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। उससे क्या होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से ह्यूमन कैपिटल का लेवल जो है इकोनॉमी में वो इंक्रीज होता है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी क्या है कि वो सजेस्ट करती है कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं दे शुड पे क्लोज अटेंशन टू पॉलिसी एंड गवर्नेंस इश्यूज। अगर अटेनमेंट करना है ग्रोथ का, यानी ग्रोथ अटेन करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है अप्रोप्रिएट हो, गवर्नेंस जो है वो प्रॉपर हो, इंस्टीट्यूशन जो है इकोनॉमी में वो प्रॉपरली एफिशिएंटली फंक्शन कर रहे हो। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द थ्योरी explains
Why convergence in growth rate does not always take place as suggested by neoclassical growth theory? Neoclassical growth theory कहती है कि कन्वर्जेंस जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है किसी भी इकोनॉमी में। अगर इनिशियल कंडीशंस अगर जिसे हम कंडीशनल कन्वर्जेंस बेसिकली कहते हैं कि अगर इनिशियल कंडीशंस अगर सिमिलर हैं तो कन्वर्जेंस होगा। इकोनॉमी जिनकी इनिशियल कंडीशन सिमिलर हैं दे विल एंड अप एट सिमिलर आउटपुट लेवल्स। तो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कन्वर्जेंस क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इनिशियल कंडीशंस तो ठीक है लेकिन ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट जो है वो सभी ने इक्वल प्रायोरिटी नहीं दी है, इसलिए वेरिएशंस होती हैं आउटपुट में। एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी इज कॉल्ड न्यू ग्रोथ थ्योरी, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था। और क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजिकली ये न्यू क्लासिकल थ्योरी के बाद आई है, तो इसलिए इसको न्यू ग्रोथ थ्योरी भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रॉपर टर्म है न्यू ग्रोथ थ्योरी। आप एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी अगर कहें या न्यू ग्रोथ थ्योरी कहें उसका मीनिंग एक ही होता है, वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू द सेम थ्योरी। हाँ, इसको न्यू ग्रोथ थ्योरी का नाम मिलने के बाद में न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है उसको जरूर ओल्ड कंसिडर करने लगे क्योंकि वो पहले आई थी। लेकिन एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी जो है वो न्यू होने के साथ साथ वो मॉडर्न भी है और सुपीरियर भी है, क्योंकि वो जो इंपीरियल फैक्ट्स हैं उनको बेटर एड्रेस करती है, बेटर एक्सप्लेन करती है। So that is all about my video on endogenous growth theory.